Good afternoon, students. Let's continue with the chapter Manufacturing Industries, and our today's topic is Industrial Pollution and Environmental Degradation. तो फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन. हमने बात करी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्रीज रहती हैं वो वहाँ की बैकबोन रहती हैं. पूरे देश का डेवलपमेंट वहाँ की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पर ही डिपेंड रहता है. लेकिन ये फैक्ट्रीज जब सेटअप होती हैं, ये जो इंडस्ट्रीज की जो शुरुआत होती है, तो इससे बहुत तरह के पोल्यूशन भी देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन. It is caused by the emission of CO2, carbon monoxide, sulfur dioxide, etc. Chimneys of the industries produce heat leading to global warming and greenhouse effect. हम देखते हैं कि जब जो केमिकल निकलता है या कारखानों में जो काम होता है, फैक्ट्रीज में जो काम होता है, उन चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं रहता है वो कहीं ना कहीं हमारी एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है. उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, तो आप देख रहे हैं दिन पे दिन टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हरियाली है वो भी नष्ट होती जा रही है. The use of CFC in various industrial products depletes ozone layer which filters ultraviolet rays of the sun. आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारा CFC जो यूज होता है गैसेस के फॉर्म में, तो यहाँ आप देखेंगे कि इससे कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को भी खतरा है. और ओजोन लेयर जो है हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इनसे बचाने में ओजोन लेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Here you can see the picture of air pollution. The next one is water pollution. Dumping of organic and inorganic industrial waste into water bodies pollutes the water. आप जानते हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाला, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट हो या इनऑर्गेनिक वेस्ट हो, उसको जब आप पानी में डालेंगे तो कहीं ना कहीं पानी भी पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाएगा. इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, पल्प, केमिकल, लेदर, एसिड्स, डाइज, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा जनरेट लॉट्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट विच किल्स द एक्वेटिक लाइफ. बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें मुख्य हम बात करें पेपर की, पल्प की, केमिकल इंडस्ट्रीज, लेदर बनाने वाले जो फैक्ट्रीज हैं, एसिड है जहां पर डाइस का काम किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, ये सब बहुत ज्यादा जहरीला पदार्थ यहाँ से निकलता है. तो और ये सारा की सारा पानी में बिना फिल्टर किए मिला दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो पानी में रहने वाली लाइफ है, जिसे हम एक्वेटिक लाइफ के रूप में जानते हैं, उनकी जीवन पर बहुत बड़ा खतरा आ जाता है. मतलब वो मरने की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं. Here is water pollution. The next one is noise pollution. High intensity sound generated by running machines, sirens, drilling, fans, etc. leads to noise pollution. आप देखते हैं कि जब मशीनें चलती हैं तो उनसे जो आवाज़ निकलती है वो कहीं ना कहीं कई बार बहुत तेज रहती है. इट कॉजेज इरिटेशन, और उस आवाज़ से चिड़चिड़ाहट आ जाती है व्यक्ति के स्वभाव में, हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसे सुनाई कम देने लगता है, हार्ट अटैक जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है अमंग द नियर बाय रेसिडेंट्स. ऐसे लोग जो फैक्ट्रीज के आसपास रहते हैं उनमें ये समस्याएं बहुत साधारण रूप से, कॉमन रूप से अधिकतर लोगों में पाई जाती हैं. The next one is land pollution. Mining activity to get raw material for industries also degrades the environmental. हम देखते हैं कि माइनिंग जो है, इससे बहुत सारा रॉ मटेरियल निकलता है जो कहीं ना कहीं डिग्रेड कर देता है आसपास की जमीन को, आसपास के वातावरण को पूरी तरीके से प्रदूषित कर देता है. लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग एक्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज. जहाँ भी खदान से जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती हैं वहां पर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. फर्स्ट वन इज लैंड डिग्रेडेशन, सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन, वहाँ के पेड़ जंगल नष्ट हो जाते हैं. सॉइल इरोजन, मिट्टी जो अच्छी मिट्टी है वो माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू खत्म हो जाती है. वाटर लॉगिंग, जगह जगह बड़ी बड़ी माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं जिस वजह से कई बार रॉक्स हैं या चट्टानें अड़ जाती हैं, जिससे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है. Here you can see, देखिए आप किस तरीके से कचरा सारा जमीन में, मिट्टी में डाल दिया जाता है, जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है. Thermal pollution. Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling. Thermal pollution का मतलब है फैक्ट्री से निकलने वाला, थर्मल प्लांट से निकलने वाला जो पानी है वो गर्म रहता है, और उसको बिना ठंडा किए हुए ही वाटर में, सिंपल जो पानी है नदी का, उसमें मिला दिया जाता है, उसमें छोड़ दिया जाता है. एंड व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ? तो इससे एक्वेटिक लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा? Waste from nuclear power plants, nuclear and weapons production facilities cause cancers, birth defects and miscarriages. थर्मल पोल्यूशन जो होता है जब पानी में मिल जाता है तो आप देखेंगे इससे बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं, जिसमें कैंसर है, बर्थ डिफेक्ट, पैदाइशी कोई विकार, पैदाइशी कोई
परेशानी या कमजोरी उस बच्चे में दिखाई देती है, मिसकैरेजेस जैसी प्रॉब्लम्स भी इस वजह से सामने आती हैं। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशंस आर क्लोजली रिलेटेड। मिट्टी और जो पानी का पोल्यूशन है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इफिलेंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। आप देखेंगे मिट्टी में जब ये चीजें मिलती हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला है, नमक आके मिल जाएगा या और दूसरी चीजें मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं वो सॉइल को यूजलेस बना देती हैं। और रेन वाटर परक्लोइट्स टू द सॉइल कैरिंग द पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कंटेमिनेटेड। अब जब मिट्टी प्रदूषित हो चुकी है और जब बारिश की बूंदें उस पर गिरेंगी और वो पानी बहकर कहीं जाएगा और वो पास के ग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो ग्राउंड वाटर भी कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि सॉइल और वाटर के बीच में एक बहुत डीपली कनेक्शन है कि अगर सॉइल पॉल्यूट होती है तो डेफिनेटली आने वाले समय में उस जगह का ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं कि थर्मल पॉल्यूशन से क्या क्या होता है, आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं। मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories which fabric filters, electrostatic precipitators etc. अगर हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें फैक्ट्रीज में जो स्मोक रिड्यूस करने की मशीनें आती हैं वो लगा देनी चाहिए, हमें फैब्रिक फिल्टर्स लगाना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं वो लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स टू कंट्रोल एरोजल एमिशंस कैन बी यूज इन इंडस्ट्रीज, किस तरीके से हवा को प्रदूषण कम किया जा सके, ऐसे जो इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ये वापस वही लाइन आ गई बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स भी लगा देने चाहिए। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। आप देखते हैं कि कोयले पर कोई चीज बनती है तो उससे ज्यादा धुआं होता है, तो कोयले की बजाय कई सारी फैक्ट्रीज जहां आज भी कोयले के द्वारा फैक्ट्री संचालित होती हैं, उन्हें कोयले का उपयोग कम करके उसकी जगह ऑयल और गैस का प्रयोग ज्यादा शुरू कर देना चाहिए। वाटर पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रीज कैन बी कंट्रोल बाय, वाटर पोल्यूशन को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। जो भी पानी है उसको आप रीयूज करें और रिसाइकिल करें। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अदर डोमेस्टिक पर्पज। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो बारिश का पानी है उसको हम हार्वेस्ट करें और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने के बाद हम उसको इंडस्ट्रियल यूज और डोमेस्टिक यूज दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफिलेंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पोन्ड्स इन द फॉलोइंग वेज। और इसके अलावा हम रिवर्स और नदी के पानी को भी, ये नीचे कुछ तरीके दिए जिनके द्वारा हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आ जाएगा by mechanical means such as screening, grinding and floculations and sedimentation। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें आप साइंस में भी आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं, किस तरीके से सेडिमेंटेशन होता है, किस तरह से ग्राइंडिंग होता है, इसकी वजह से आप पानी को फर्स्ट स्टेज पर ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें आप टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, और इससे आप उस वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से रिसाइकिल करके केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के द्वारा रिसाइकिल करके उसको वापस काम में लाने लायक बना सकते हैं। Proactive approach adopted by the National Thermal Power Corporation NTPC for preserving the natural environment and resources। यहाँ NTPC करके एक ऑर्गेनाइजेशन बताया है किस तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स। हमें सबसे बड़ी बात है कि लेटेस्ट टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। हम मशीनों की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, हमें अपग्रेड होकर न्यू इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना चाहिए। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमम एश यूटिलाइजेशन। हमें वेस्ट जनरेशन जो है उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए कि वेस्ट कम निकले, और जो भी निकलता है उसका हमें यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है आगे चल के डेफिनेटली इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत बिगड़ जाएगा, तो अगर आप इसको अभी कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें ग्रीन बेल्ट एरियाज जो है हर जगह कंपलसरी कर देना चाहिए कि इतनी एरियाज में आपको पेड़ लगाना जरूरी है। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एश पोन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए जगह जगह एश पॉन्ड मैनेजमेंट, जो बचा हुआ ऐश निकल रहा है उसको इकट्ठा करने की जगह, जो पानी निकल रहा है उसको इकट्ठा करने की जगह, जो लिक्विड निकल रहा है उसके प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी
चाहिए। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यू एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। हमें इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग समय समय पे गवर्नमेंट को भी इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन डाटा मंगवाना चाहिए कि किस तरीके से किस फील्ड में ऐश मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है नहीं, या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सही ढंग से हो रहा है या नहीं। स्टेप्स टू मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें हम एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से किस तरीके से बचा सकते हैं। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। इसे हमने पढ़ा, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज के ट्रीटमेंट के बाद आप उस पानी को रीयूज करें। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर रिक्वायरमेंट। आप जो पानी है उसको हार्वेस्ट करें, उसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों कामों के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पोन्स। नदी में पानी छोड़ने के पहले उस हॉट वाटर को आप प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke to factories which electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and इनहेरिटेल सेपरेटर्स। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जो फैक्ट्रीज का स्मोक है उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टिक प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाएं, स्क्रबर्स का यूज किया जाए। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोयले की बजाय ऑयल और गैस का इस्तेमाल किया जाए। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी फिटेड विद साइलेंसर्स टू प्रिवेंट नॉइस पोल्यूशन। क्योंकि मशीनें बहुत आवाज करती हैं, तो अगर उनमें हम साइलेंसर फिट कर देंगे तो उनसे निकलने वाली जो आवाज है और उससे जो परेशानियां होती हैं इरिटेशन की, हेडक की, वो सब समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। इधर आप देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर यमुना एक्शन प्लान एट फरीदाबाद, ये बुक में भी दिया हुआ है आपकी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस चैप्टर।